आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। डॉक्टर आकिल सैयद। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। थोड़ा नजदीक लो माइक को अखिल भाई, थोड़ा सा माइक को आगे लो, नजदीक से माइक को ठीक, मैं पहले सलाम अर्ज़ कर लूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये शुरुआत, इट्स जस्ट एन इग्निशन। आवाज़ बढ़ेगी और अभी मैंने सिर्फ शुरू किया है। मैक्सिमम है आपका। अरे ये यहाँ से ऊपर करो, हाइट बढ़ाओ उसकी, यहाँ से ऊपर करो। असर के वक्त से हमारी ये मीटिंग शुरू हुई है और अभी मेरे मोबाइल ने इत्तला की कि ईशा का वक्त शुरू हो चुका है। अब मेरे और डिनर के बीच में ताहिर हकीम साहब हैं। अभी भी नहीं आ रही है। तो डिनर की बात थी, इसलिए मैं थोड़े कम आवाज़ में बोल रहा था कि आपका ध्यान कहीं उधर माइल ना हो जाए। बात है वक्फ की और बहुत सारी चीज़ें कही गई। वक्फ की डेफिनेशन जो है, हम सारे वकील हैं तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सेक्शन 3R क्या बोलता है वक्फ के बारे में। पर मुझे कुछ जिम्मेदारी ये भी दी गई है कि मैं बताऊं कि जो गलत फहमियाँ हैं उनका क्या जवाब हो सकता है। अव्वल तो ये है कि गलत फहमियाँ सिर्फ दूसरे ग्रुप में नहीं है, हमारे बीच में भी कई हैं। और कई मुसलमानों ने मेरे से पूछा कि भैया वक्फ का जिक्र कुरान शरीफ में कहाँ है। आप डाल सकते हैं उसके टेक्स्ट में वक्फ करके, तो वक्फ बार बार कुरान शरीफ में जहाँ है वो ये जहाँ भी आयत में पॉज होता है उसको वक्फ कहते हैं। तो फिर ये सवाल आया, तो फिर आप बात किसकी कर रहे हैं, किस वक्फ की बात कर रहे हैं। एक बेसिक सवाल है ये, एज ए लॉयर का देने का जवाब नहीं है। एज ए मुस्लिम हमें इसका जवाब पता होना चाहिए कि हमारा कुरान क्या कहता है। बता दूं, कुरान शरीफ ने जहां भी इसका जिक्र किया है इसको रिफर किया है इन्फाक फी सबीलिल्लाह से। इन्फाक फी सबीलिल्लाह, इन्फाक क्या है? ये मेरा टाइम नहीं है और मैं वो आलिम भी नहीं हूँ, पर मैं आपको जस्ट एज ए टीचर कुछ पॉइंट्स दे के जा रहा हूँ। जैसे मेरे आगे वाले स्पीकर्स ने बोली कि आप थोड़ा सा रिसर्च करें, आप थोड़ी सी खोज करें, आप अपने जो करीबी मस्जिद के इमाम से पूछें कि भाई इन्फाक के बारे में हमें बताएं। इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, फ़ी सबीलिल्लाह का मतलब हम समझते हैं जहाँ फोकट में काम करते हैं, बोले फ़ी सबीलिल्लाह। इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह से मतलब है कि हम अपनी मर्ज़ी से देंगे, कोई कंपल्शन नहीं है। तो कंपल्शन कहाँ है? ज़कात में है। ज़कात में कंपल्शन है, इट्स मैंडेटरी। बट हियर इट इज़ इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, आप मर्ज़ी से करें अल्लाह की राह में। बहुत सी आयतें हैं, सूरह मुज़म्मिल में है, आले इमरान की आयत नंबर 93, 96 इस बारे में जिक्र करता है कि आप अल्लाह की राह में खर्च करें। किसी ने ये भी पूछा कि कितना खर्च करें? जो आपके ज़रूरत से जायज़ है वो खर्च करें। तो खर्च करें तो वाक़िमुस्सलात व तो ज़कात, हम ज़कात तो दे देते हैं, और क्या खर्च करना है? बोले और भी खर्च करें तो हमने मान लिया कि हम इसको सदका करें। तो ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्म कि इसको हम सदका करें। सदका हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास माल और दौलत है उसमें से थोड़ा निकाल करके, और बहुत सारी रिवायतें भी चलती है इसमें कि सुबह उठ के जान का सदका कर दो, ये वो। सो एक सदका की डेफिनेशन हुई। वक्फ कहाँ है? माल को खर्च करना है। आपने ज़कात की बात की, मेरा एक पार्ट हो गया, मेरी जिम्मेदारी थी, इट वॉज एन ऑब्लिगेटरी।
इन्फाक फी सबीलिल्लाह में कहा जा रहा है कि माल को खर्च किए, मैंने सदका दे दिया, अब क्या बचा। अब मैं आपकी जो वक्फ की डेफिनेशन जो है मुझे समझ में नहीं आ रही है। कुरान शरीफ आगे फरमाता है, अल्लाह ताला फरमाता है हस्बिल अस्ल, स्टॉप द मेन चीज, मेन ऑब्जेक्ट, द मेन कंटेंट, एंड लेट द यूजर फ्लो। कुरान शरीफ की आयत है हस्बिल अस्ल व सबिल इस समरात, समरात बोलते हैं फ्रूट्स को, कॉन्सिक्वेंसेस को। सबील जैसे पानी की सबील लगाते हैं ना, कॉन्सिक्वेंस को बहने दो और जो ओरिजिनल अस्ल है उसको ठहरा दो। सो वक्फ बाय डेफिनेशन इज डिटेंशन, वो क्रिमिनल वाला डिटेंशन नहीं, अटका देना, ठहराओ, जो कि अपन आयत में भी करते हैं, ठहराओ कंटिन्यूस। इमाम साहब बोले गलती कर रहे बेटा, रुको, यहाँ पर आपको ठहराव देना है, यू हैव टू पॉज हियर। सो वो वक्फ, और यहाँ कह रहे वक्फ डिटेंशन, अटका दो। किसको अटका दो? प्रॉपर्टी को, टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी। वी ऑल आर द लॉयर्स, वी अंडरस्टैंड। अटकाने की बात है मतलब नाउ ऑनवर्ड्स द टाइटल ऑफ दिस प्रॉपर्टी शैल नॉट बी ट्रांसफर्ड। वो यहीं अटक जाएगा। कहाँ अटक जाएगा? जिस चीज के लिए दिया। किस चीज के लिए दिया? आपने बोला कि अल्लाह की राह में खर्च करो, यानी कि हमने अल्लाह को दिया। तो ये हमारा जो इन्फाक फी सबिलिल्लाह, जहाँ उस नेचर का जहाँ के हमने अस्ल को ठहरा दिया और उसके जो फ्रूट्स है वो उसको बहने दिया, उन या प्रोसीड्स, वो हो गया हमारा वक्फ। तो ये ज़रूरी था क्या? नहीं, अगर आपकी कुव्वत ना है तो आप ना करें वक्फ। आपके लिए इन्फाक फी सबिलिल्लाह कोई कंपलसरी नहीं है, इन्फाक है। ये नहीं कि वक्फ करना कंपलसरी नहीं है, फाइन। तो फिर क्या बात है? यस, वक्फ करना कंपलसरी नहीं है, बट अगर एक बार प्रॉपर्टी वक्फ हो चुकी, उसके बाद जो मैनेजमेंट है वो इट हैज टू बी अकॉर्डिंग टू शरिया, दैट इज इस्लामिक लॉ। माइंड वेल, बिफोर यू गिव अवे योर प्रॉपर्टी एज वक्फ, तब तक आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं था। बट द मोमेंट आपने उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला के कब्जे में दे दिया, उसको ज़ेरे नज़र कर दिया, उसके बाद उसका जो रख रखाव है, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका जो आउटकम लेकर के आपको स्प्रेड करना है फॉर द वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड और फॉर द पर्पस ऑफ योर रिलीजन, देन it has to be done as per the Islamic law, basic principle of Islam. What I want to clarify, waqf may not be mandatory, but the administration of waqf has to be according to Sharia. That means it is an essential practice of the religion. What is essential practice of the religion? अभी भी 4 मैटर में सुप्रीम कोर्ट की हायर बेंच में उसको पेंडिंग रखा हुआ है, इंक्लूडिंग शबरीमाला एंड अदर्स। ये सबसे पहली बार 1954 में शरीर मठ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि क्या है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। इट क्लेरिफाइड, द अपेक्स कोड क्लेरिफाइड दैट Article 25 and 26 does not speak only about the belief in the religion, but it also includes, the word religion also includes, the word religion also includes all the rituals of the religion. That means under Article 25, it's not only the faith and belief which has been protected, but also the rituals which are essential. That has been decided in 1954, Shri Sharir Mat case. Then after, recently in Sayyidina versus Sayyidina Bahra, I just forget that section. Burhanuddin. There it just made one more condition. However, it's a religious practice, but however, wherever there is a matter of public order or morality or health, then the government can interfere into that. Now, as a lawyer, you have to see that how come and how far and where
the administration of work is threat to the public order? How and when it becomes immoral? How and where it is affecting the health of the people? I mean to say that as far as the administration of Waqf is concerned, it's completely an essential practice of religion, and neither the court nor the legislature has power to interfere into that. नहीं, पर वक्फ एक्ट तो पहले से बना हुआ है, आपको पता नहीं है? कब बना था वक्फ एक्ट? 1913 में बना। देखिए मुसलमानों की क्या, मैं मुस्लिम नहीं बोल रहा हूँ, मुसलमानों की बोल रहा हूँ, मुसलमानों की क्या कुव्वत थी। 1864 में वक्फ अलल औलाद का एक मैटर हुआ, कौन थे, अब्दुल फताह वर्सेस रायसामा के मैटर में प्रीवी काउंसिल ने मना कर दिया कि भाई ये वक्फ औलाद मतलब आप अपनी फैमिली के लिए कैसे कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम पर जो लॉ एग्जिस्टेंस में था वो था रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट 20 ऑफ 1863 का। उसके तहत मतलब चैरिटी कर सकते हैं, रिलीजियस एंडोमेंट कर सकते हो, पर घर के लोगों के लिए आप कर सकते हो। प्रीवी काउंसिल के दिमाग में नहीं उतरा। 1894 का जजमेंट जो है अब्दुल फताह का, वो अगेंस्ट था वक्फ अलल औलाद के। और उस टाइम मुसलमानों ने ये मुहिम शुरू की, मौलानाओं ने, आलिमों ने मुहिम शुरू की कि ये नहीं चलेगा, हमारा वक्फ जो वैलिड है शरीयत के हिसाब से हो, शरीयत के हिसाब से होना चाहिए और हम उसी को वैलिड मानेंगे। और अंग्रेज़ों ने जल्दबाजी में, मैं खास बोल रहा हूँ जल्दबाजी में, क्यों जल्दबाजी में, क्योंकि उसका नाम भी उन्होंने रखा मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट, वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट। बहुत ही कन्फाइंड स्कोप में एक्ट बनाया, पर नाम मुसलमान। Musalman is a word which is nowhere popular across the world except the Indian subcontinent। और उसके बाद के आप देखिए जितनी भी लेजिस्लेशन है उसमें मुस्लिम यूज़ किया है। ऑफ कोर्स फाइन। सो ये मुसलमान वक़्फ़ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 को आया। उसके बाद कॉन्सिक्वेंटली जो 54 में एक एक्ट बना, उसमें अमेंडमेंट हुआ। 95 का ज़्यादा पॉपुलर रहा और काफ़ी चलता भी रहा। कुछ स्टेट्स ने अपने अपने स्टेट को गवर्न करने के लिए स्टेट एक्ट भी बनाए। मैं इसमें एक खास बात बताता चलूँ जो मेरी अगली से रिलेटेड थी। When you talk about the waqf, it's not a financial vehicle for charitable activity। एक कहा क्या जाता है कि चैरिटेबल एक्टिविटी अगर कोई है तो उस इट्स काइंड ऑफ अ डोनेशन विच यू हैव मेड एंड यू लुक फॉर द आउटकम ऑफ दैट चैरिटेबल एक्ट। वक्फ में एक एलिमेंट इन एडिशन टू चैरिटी है, वो है द वन फॉर्म ऑफ द वर्शिप टू ऑलमाइटी अल्लाह। वो जब मिलता है तब जाकर के वो चैरिटी वक्फ बनती है और तब जाकर के हम बोलते हैं कि ये सदका जारिया हुआ। सदका जारिया कब तक वो जारी रहेगा? जब तक कि वक्फ का पर्पस चलता रहेगा। द प्रॉपर्टी विच इज़ बिन स्पेशली रिजर्व फॉर द वक्फ, इफ़ इट डज नॉट रिमेन द वक्फ, तो उसके आउटकम जो है, उसके जो फ्रूट्स है वो आने बंद हो जाएंगे और उस वाकिफ़ ने जिस नेक मकसद से सदका जारिया की नीयत से किया था उसका सदका जारिया वहाँ कट जाएगा। सो अगेन दैट इज़ अगेंस्ट द इस्लामिक प्रिंसिपल। खैर, कमिंग बैक टू the legislation 1954 and then many of this 1995 and thereafter 2013 और अभी हम बात कर रहे हैं 2024। 2024 का एक्ट वैसे ये अमेंडमेंट बिल ऐसे नहीं आया, एक पूरा ग्राउंड बना कर आया है। जैसे तिरमिजी साहब ने बताया, हम जागे नहीं, हमें वो वी कुड नॉट स्मेल दैट व्हाट इज़ गोइंग ऑन। एक पूरे नरेटिव के साथ आया, एक पूरे प्रोपेगेंडा के साथ आया और हम उसको समझ नहीं पाए। क्या है ये प्रोपेगेंडा, ज़रा समझे। अभी किसी ने बताया, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं इत्तेफाक नहीं करता कि वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ प्रॉपर्टी है, 9.4 लाख एकड़ प्रॉपर्टी है। नहीं, ये वक्फ बोर्ड के पास नहीं है।
वक्फ बोर्ड के पास नहीं है। ये इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज सेपरेट कहीं हैं जो कि वक्फ बोर्ड केयरटेकर है, नहीं केयरटेकर भी नहीं, केयरटेकर तो मुतवल्ली है, तो क्या कस्टोडियन है? कस्टोडियन भी नहीं है क्योंकि उसकी कस्टडी में नहीं है। तो वक्फ बोर्ड इज जस्ट द फैसिलिटेटर for all this work which have been discrete spreaded across the country. And do you know how much is big my country? देश कितना बड़ा है पता है? बहुत बड़ा है। एशियन सब कॉन्टिनेंट को सबसे लार्जेस्ट कंट्री। डू यू नो हाउ मच बिग इज दैट कंट्री? जरा देखे तो सही, हम पता करें पूरे इंडिया का जो एरिया है दैट एड मेजर टू 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ पूरा इंडिया। एक स्क्वायर किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁶, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1000 यानी कि 10 लाख स्क्वायर मीटर। 4048 स्क्वायर मीटर पर बनता है 1 एकड़, यानी कि ये 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर को अगर मैं एकड़ में कन्वर्ट करता हूं तो बनते हैं 8,120 लाख एकड़। कितने? 8,120 लाख एकड़। 1 लाख एकड़, 2 लाख एकड़, 3 लाख, 100 एकड़, 120 एकड़, 8,120 एकड़। और उसमें से प्रॉपर्टी कितनी है आपकी? मैं बोल रहा हूँ आपकी 9.4 लाख। दैट जस्ट अमाउंट टू 0.11%। क्या थ्रेट दिखा रहे हैं आप? एवरी ईयर अगर इतनी ही प्रॉपर्टी ऐड की जाए, जो कि बस में नहीं है अब मुसलमानों के बस में नहीं है, इतना पैसा ही नहीं है इतने मुसलमान कौम के पास कि जितनी प्रॉपर्टी हमारे आबा अजदाद छोड़ कर गए, जितने राजे महाराज दे के गए, उतनी प्रॉपर्टी हम नहीं एक्वायर करें। सेम 9.4 लाख, फॉरगेट इट। बट इवन चलिए कहीं से हमको अल्लाह ताला की मदद आ गई और हमने और 9.4 लाख ली, तो अगले साल वो हो सकती है कि 0.2% हो जाए। 1% उसको होने में कम से कम 100 साल लग जाएंगे। 10% होने में उसको 1000 साल लग जाएंगे। तो आप ये मत गाना गाइए कि मुसलमानों के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है। इट इज जस्ट 0.11% ऑफ द लैंड विच इज आइडेंटिफाइड एज वक्फ लैंड अगेंस्ट द पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 14.2%। सिर्फ 20 करोड़ मुसलमान हैं। So if the population share is of 14%, I expect at least 1.4% property you should have. आपके पास 1.4% तो होती है, आपके पास वो 1.14 भी नहीं है। So just remove this narrative। अगर आपको कोई कहता है कि तुम्हारे लोगों के पास बहुत बड़ी वक्फ प्रॉपर्टीज है, उसको बताओ भैया ये 0.1% टका थी वो चीज है, राइट? अगर हम इस प्रॉपर्टी के नंबर काउंट करें, दैट इज 8.7 लाख प्रॉपर्टी। सो ऑन एन एवरेज द ईच प्रॉपर्टी हैज प्रॉपर्टी लेस देन 1 acre, एंड अगेंस्ट दैट आई शुड नॉट कोट हियर, बट आई डू हैव द नंबर। आई वुड जस्ट शेयर विथ यू फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। पूरे देश में, भारत में मंदिर कितने हैं? 6,48,000 रजिस्टर्ड टेम्पल, एंड द रजिस्ट्रेशन इज लेस देन 20%। अगर ये ऑफिशियल डाटा 6.48 लाख का है, आप मान लीजिए यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट बाय 5 सो दैट यू विल गेट इट। एंड नंबर आउट ऑफ दिस 8.7 लाख वक्फ प्रॉपर्टी, देयर आर ओनली 1.55 लाख आर द मस्जिद। 1.5 लाख मस्जिद है पूरे कंट्री में। सो फॉर ईच मस्जिद देयर आर 1320 मुस्लिम्स हैं, और you can say that per lakh population there are 76 masjid. Of course mandirs are less, so you are responsible for that. आपको बनाने से हमने तो नहीं रोका था। मंदिर are 59 per lakh as per 2024. If you
हैव दिस नंबर, आपके पास ये नंबर होगा तो आप जब आपके साथ बहस होती है या रेलवे स्टेशन पर या बस स्टैंड पर या आपके ऑफिस में स्टाफ के साथ, देन यू कैन टॉक अबाउट दैट व्हाट डू वी हैव इन आवर हैंड. मूविंग फर्दर, मुझे पता है टाइम ज़्यादा नहीं, मुझे बताया नहीं गया था 50%. हाँ नहीं, टीचर की आदत 1 घंटे की होती है. तो आई वुड नॉट टेक मच टाइम. कुछ मेन चीज़ें मैं बता दूं और जो कहीं ऑलरेडी कही जा चुकी है, आई वुड नॉट रिपीट दोज थिंग्स. तो हमें अभी जिस विद दिस मिथ हम जिस वक्त की बात कर रहे हैं, तो अमेंडमेंट बिल की बात कर रहे हैं, तो इसके 3 एस्पेक्ट हैं. ये मैंने पहले भी गुजरात टुडे की मीटिंग में बताया था. हमको इसको 3 तरीके से देखना. 1, इट इज़ एंटी मुस्लिम, दैट्स फाइन, इट अपीयर्स apparently it is anti-Muslim. Second point is it is anti-Islamic law. How is that anti-Islamic law? Of course you need to know what is Islamic law and Islamic basic principle, then you would be able to justify कि कैसे ये anti-Islamic law है. And moreover, as a lawyer sitting here in this hall, we should say and raise our voice that it is against the settled legal principles. It is jurisprudentially it is illegal kind of an act. Of course it is unconstitutional also. Anything which is against the settled principle of law has to be unconstitutional. So it goes without saying when I say this. I would not take much time, but I believe I do have 10 minutes more. बात की शुरुआत ये है, जस्ट I'll give you the homework. पीछे से आवाज़ ज़्यादा आती है, वो हमारे क्लासरूम्स में भी ऐसे ही होता है. आगे शरीफ बच्चे बैठे होते हैं. Habituated. So my LLB friends, सारे लॉयर हैं. लॉर्ड ऑफ लास्ट बेंच आई मीन टू से. माय LLB फ्रेंड्स, आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क है. ये सेक्शन 2 में, ये सॉरी सेक्शन 3 में JB एक सब क्लॉज डाला है. उससे पहले का जो FA सब क्लॉज है उसमें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन किया है. कैन यू जस्ट प्लीज फाइंड आउट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन अदर स्टैट्यूट्स. अब जरा पता कीजिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते किसे हैं. कुछ और डेफिनेशन है जिसको इस पर्टिकुलर उम्मीद के लिए नए सिरे से डिफाइन करना पड़ेगा. व्हाट वुड बी कंसीडर्ड एज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. That is what is quite understood. But this is the kind of the first statute where the government required to define what is government organization. क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर इरादा है उसमें, उसको फोकस करने का. And that is the second point. What is the government property? Government property does not, it's cleverly written and drafted. जैसे अब्रार अली सही साहब ने बोला कि पता नहीं किसने ड्राफ्ट किया, पर ये बहुत ही होशियारी से, लुच्चाई से ड्राफ्ट किया है. उसमें पोजीशन नहीं लिखा है एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. अगर ये लिखा होता है इन पोजीशन ऑफ गवर्नमेंट, तो आप पोजीशन वाला एडवर्स पोजीशन का क्लॉज ले सकते. तो वो नहीं बोला, वो बोल रहा है बिलोंगिंग टू. बिलोंगिंग का मतलब क्या होता है? देयर इज नो लीगल मीनिंग इन एनी ऑफ द लीगल डिक्शनरी फॉर बिलोंगिंग. It talks about either the ownership, you have various jurisprudential theory of ownership, or in possession when a property is said to be in possession, but here the word is been used belonging. Why? Because he wants to give some power to their own person, that is collector. उस पर बाद में आते हैं. One more limit has been kept that a Waqif should have professed the religion for 5 years. ये मुझे पता था कि 5 साल का या अब 6 साल का होने के बाद ही बच्चे को पहले क्लास में एडमिशन दे सकते हैं. ये क्या क्राइटेरिया है? व्हाट वाज दैट रिसर्च बिहाइंड दिस, दैट गवर्नमेंट फील दैट एनी मुस्लिम हु रिसाइट्स द कलमा, he needs to have at least 5 years of professing Islam so that he becomes eligible. So it's completely abstract. It is बिल्कुल मनगढ़ंत ये एक क्लॉज है. एंड एनीथिंग which has no any legal structure has to be ruled out. इसके आगे की जो बेसिक बातें जो कही गई ट्रिब्यूनल की और कलेक्टर के एक्सेस ऑफ पावर, हमने ये पता किया कि कलेक्टर हैज़ डिफरेंट रोल्स टू प्ले अंडर
12 different acts and statutes, including the Senior Citizen Act. He has to discharge his duty. So how much burden he is and what was the job of the surveyor, that is very much clear. The most important thing which Rizwan bhai earlier draw the attention that everyone, हर बच्चा जिसका जन्म प्रमाण पत्र है उसको फिर से रजिस्ट्रेशन कराना होगा. ये बिल्कुल किसी के भेजे में बात हजम ना हो उस तरह की बात है. The person, the entity which is already been registered has to get re-registered again within the period of 6 months. तो करा लेंगे, कोई बात नहीं है. पर ये रजिस्ट्रेशन ऐसे नहीं होगा जैसे कि हम सोच रहे हैं कि जाके के बच्चे का नाम लिखवा दिया, जाके लिखवा दिया कि मेरी XYZ वक्फ है, आप उसका नाम लिख लो. वो मेरे से पूछेगा आपके दाहिने कौन है, बाएं कौन है, आगे कौन है, पीछे कौन है. ठीक है, मैं बता दूंगा, पूछ लूँगा मेरे पड़ोसियों से. एंड देन व्हाट डज इट आस्क, जैसे कि अभी एक कब्रिस्तान की बात हुई, द नेम, एड्रेस ऑफ द क्रिएटर ऑफ द वक्फ, मोड एंड डेट ऑफ सच क्रिएशन. जिस अभी हम कब्रिस्तान की बात कर रहे थे, औरंगजेब साहब ने बनाया, ठीक है, नाम औरंगजेब, आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह. कौन सी डेट को किया था नहीं पता, कौन से मोड से किया था नहीं पता. अगर ओरल है तो वैसे भी एक्सेप्ट नहीं होगा. डू वी हैव एनीथिंग, वुड योर दैट कब्रिस्तान विच यू बिलीव विल गेट द रजिस्ट्रेशन? क्योंकि आपकी जो सेकंड कंडीशन है रजिस्ट्रेशन की. जरा प्लीज तालियां मत बजाओ, जब वो सुनने आए हो स्पेशल टाइम देकर आए. अगर नहीं सुनना है तो पूरा कर देना, मजाक मत बनाओ. कोई अगर बाहर से आया है, हमने उनको बुलाया है, इसलिए बुलाया कि हम अपने समझ सके कुछ कायदे को. अगर उसको इस तरह से मजाक बनाना है तो पूरा कर देना. सीरियस विषय के ऊपर अगर सुनना है, अगर ये है कि भाई कट्टर गए तो थोड़ा घूम कर आओ, पर जो मकसद से ये प्रोग्राम रखा है उसको पूरा करना. तो प्लीज सुनना चाहते हैं उनको सुनने दो. नहीं, सब सुनने ही आए हैं, इसीलिए आए हैं. पर प्लीज थोड़ा थक गए हो, एक दिन इस कायदे के लिए एक घंटा या आधा घंटा और थोड़ा सा सब्र करो, पर सुकून से सुनो. ये मौका फिर नहीं मिलेगा हमको, ये व्यक्ति हमको नहीं मिलेगा. ताकि रकीब को सुनना है तो थोड़ा सा प्लीज पीछे शांति रखें. तो ये जो चीज़ हम समझ रहे हैं कि भाई रजिस्ट्रेशन करना, उसमें द क्लॉजेज विच दे हैव पुट, जो कंडीशंस लगाइए, क्लॉजेज लगाइए, वो पॉसिबल नहीं है. और वो 6 महीने के ड्यूरेशन में कम्प्लीटली इम्पॉसिबल चीज़ को करने के लिए कौम से उम्मीद कर रहे हैं. मतलब एक किसी तरीके से आपको फॉल्ट में डालना है, और उस फॉल्ट के बाद पावर किसको जाएगी? कलेक्टर को. और कलेक्टर को जो पावर जाएगी उसमें उसके ऊपर कलेक्टर, वॉट एवर द कलेक्टर वुड मेड द डिसीजन अंडर सेक्शन 3C, in case of collector determine the property to be government property, he shall make the necessary corrections. वो अपने रेवेन्यू में करेक्शन कर लेगा और गवर्नमेंट को बता देगा, और स्टेट गवर्नमेंट उसकी इत्तला वक्फ बोर्ड को कर देगी कि ये प्रॉपर्टी आपके नाम में से निकाल दो. कलेक्टर के इस एक्शन पर अपील नो प्रोविजन, नथिंग. मतलब वो राजा नहीं महाराजा बन जाता है, क्योंकि उसमें कोई अपील प्रोविजन तक भी उसमें नहीं है. आगे भी बहुत सारी चीज़ें जो कही जा चुकी हैं, जैसे कि गवर्नमेंट की जब अपन बात कर रहे हैं, मैंने एक खास उसमें मेरे लेटर में मेंशन किया था ये क्यों बिलोंगिंग किया था और ये किया था. JPC पहली बार नहीं बनी है, अक्सर बनते रहती है. वक्फ के लिए भी पहले बनी थी, दैट वाज द 9th JPC क्रिएटेड इन 2006. 2 साल 9 महीने के बाद अक्टूबर 2008 में उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया, और मेरे पास एक कॉपी, अगर आप सुन सकें तो मैं आपको बताऊं उसमें JPC, अर्लियर JPC ने क्या ऑब्जर्व किया था. द कमिटी अर्ज्ड central government to intervene and find out solution to the problem of a large number of work properties are in possession of governments, both state and central. It is difficult for a work board to fight against the government in litigations because blah blah blah. Further, the JPC says that the 9th JPC also took note that the fact that the then Prime Minister had in a letter addressed to some of the chief ministers in 1976, आपको याद करना होगा 1976 में प्राइम मिनिस्टर कौन था, वो लिख रही हैं हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर को. क्या लिख रही है? She reiterated the suggestion which were made in 1961. मतलब 1961 से it is clear and evident that the
state and central government are the major big encroacher of the वक्फ प्रॉपर्टी, और ये उसको लीगलाइज करने के लिए अब पता लगेगा आपको कि सेक्शन 3 में क्यों FA और FB में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को बिलोंगिंग से डिफाइन किया। It's not only the corporate or the corporation office which has been there in Mughal Sarai। छोटे छोटे गाँव में मैं भी गया हूँ, बोलते हैं कि साहब ये कब्रिस्तान की ज़मीन थी, यहाँ पंचायत ने दूध की डेयरी बना दी, हम क्या करें, और डेयरी बना दी पंचायत की, वो गई आपकी, अब आप कुछ नहीं कह सकते, because now that panchayat is also a government organization। So there are several such more things। I'll just skip and would reach to the concluding part। It's not only about the female participation, सिर्फ इस एक्ट में नहीं था, it was been there in 1918 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और उसके बाद के 3-4 जजमेंट्स है, अभी वक्त की किल्लत है मैं नहीं बता रहा हूँ, that even woman can be a mutawalli। So she had a role in the administration of Waqf। It's been settled principle, Supreme Court, the Privy Council, that she could be a administrator of Waqf property। So we don't mind woman being into that, but earlier it was specific the Muslim woman। अभी इसमें आप देख रहे हैं कि only woman लिखा है, और पार्टिसिपेशन में जैसे कि कहा गया, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ that 2% shall be non-Muslim। 2% shall be non-Muslim, इसका मतलब समझ में आ रहा है? 2% shall be, but it does not say कि there could be 20 also। Must be, 2 तो होंगे ही होंगे, पर अगर 4 हुए तो ये एक्ट उसको रोकता नहीं है। सो जो लॉयर ऑफ एमिनेंस है, आर्किटेक्ट ऑफ एमिनेंस है, वो जितने भी पर्सन ऑफ एमिनेंस हैं, वो अगर सारे नॉन मुस्लिम भी हो तो एक्ट डज नॉट स्टॉप। डोंट सी दैट एक्ट प्रोवाइड 2 shall be, it says that minimum, because it does not put any further limit। और जैसे कि बात की गई, हमने पता किया तमिलनाडु हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट, ये ताहिर साहब को शेयर किया था कि जितने भी रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट है आप पाएंगे कि ये उसमें प्रोविजंस नहीं है दैट एनी अदर पर्सन हु इज़ नॉट अलाउड टू ऑफर द प्रेयर इन दैट टेम्पल, इन्हें के any OBC, Dalit, who is not allowed, though they are called Hindu, are not allowed। So here it is utter violation of basic tenets of Indian Constitution, right to equality and the parity, the most important thing, as it has been mentioned earlier also by different people। वक्त by user पर बात हो चुकी और ये है। So I just conclude about Evacuation and Limitation Act is also been said। Further, if you need any additional information on this, you can contact me at any point of time। शुक्रिया जज़ाकल्लाह मुझे बुलाया और टाइम दिया। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।